गरीब और कमज़ोर की बात कहने वाली पार्टी है और मेरी भी यही विचारधारा है। जब तक आप एक मजबूत कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर आपकी अगर मजबूती नहीं है तो कोई राजनीतिक पार्टी आपसे जो है अटैच नहीं होना चाहती। बहुत ही आम आदमी का आप तहसील में थाने में जाने पर बहुत उनको समस्याएं पैदा होती थी बिल्कुल। और बहुत अपमान होता था, तो हमको महसूस हुआ। बहन जी उस समय जो है टिकट के नाम पर धन उगाही बहुत तेज़ी से करती थी। सच्चाई है? हमारे समाज का शोषण हो रहा है या यहाँ पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो अपनी सरकार के खिलाफ भी मुखर होने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। वो विचारधारा जो कांग्रेस की और बसपा की में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अभी 2027 के चुनाव में क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये ग्राफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ने वाला है? थाने के अंदर पुलिस वाले सम्मान नहीं देते गांव के आदमी को, तो हमने इसको लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह ढांडा जी। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निषाद पार्टी लगातार हुंकार भर रही है, उसके क्या कुछ सियासी मायने निकलने वाले हैं, और वीरेंद्र सिंह ढांडा जी का राजनीतिक सफ़र किस तरह से जो है शुरू हुआ और आखिर अब जो है किस आयाम पर निषाद पार्टी के साथ में उनका तालमेल चल रहा है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 100 पर। जी 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 जी, नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी लंबे समय से 2007 से, हम जहाँ तक हमें जानकारी है कि 2007 से आप सक्रिय राजनीति में रहे और कांग्रेस के साथ, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात रहे। इस वक्त आप बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। हमने देखा जो है बीते 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आपने एक बड़ी रैली संजय निषाद जी के नेतृत्व में आयोजित की। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो राजनीतिक सफ़र था वो 1984 से शुरू हुआ। हम लोगों ने एक लोकल संगठन देहात मोर्चा नामक बनाया, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से उसने किसानों की, गरीब की और मजदूर की लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले राजनीतिक सफ़र हमारा 1984 से शुरू हुआ और उस सफ़र में हम लड़ते रहे, किसानों के साथ आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे और किसानों की ढेर सारी मांगों को हमने मनवाने का काम किया। और क्षेत्र के जो बहुत सारे बच्चे थे जो बेरोजगार थे, लेकिन वो उस योग्य थे कि कंपनियों में जितने कारखाने हैं गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में खुले, उनको रोज़गार दिलाने का काम किया। और करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे आज भी हम लोगों के द्वारा लगाए हुए काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग बढ़ते रहे आगे और हमने 2000 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़े। और किसी पार्टी की वजह से नहीं, केवल अपने संगठन की वजह से हम लोग चुनाव लड़े। और चुनाव लड़कर हम लोगों ने 2000 में जिला पंचायत का चुनाव हम लोग जीते। ये राजनीतिक सफ़र चलता रहा और उस सफ़र में 2005 तक मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग अपने जीवन के इसी कड़ी में राजनीति में दौड़ते रहे। और उसके बाद 2007 में मैं चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा सिकंदराबाद पर। 2017-18 में लोकसभा प्रत्याशी के उस पर कार्य किया है। तो ये तो राजनीतिक सफ़र हमारा आज भी चल रहा है और उसी सफ़र के तहत आज मैं निषाद पार्टी में हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी जो विचारधारा है वो मुझे पसंद है। वो चूँकि निषाद पार्टी का शॉर्ट में है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी है और गरीब और कमज़ोर की बात कहने वाली पार्टी है और मेरी भी यही विचारधारा है। और उस टाइम का जो हम संगठन चलाते थे उसकी भी यही विचारधारा है। तो ये उसी में ये सफ़र आज तक हमारा जारी है। इसमें जब 2007 के पहले की अगर बात की जाए, जब आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, उसके पहले क्या कुछ चीज़ें थी? क्या आप कुछ, कब ये चीज़ें आई कि अब हमें जो है थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता को बढ़ानी चाहिए? उसके पहले आप किस तरह से जो है चीज़ों को देखते थे? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी की जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि बिना जो है, जब तक आप एक मजबूत कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर आपकी अगर मजबूती नहीं है तो कोई राजनीतिक पार्टी आपसे जो है अटैच नहीं होना चाहती।
इसे आप किस तरह देखते हैं? साथ ही साथ में 2007 के पहले की चीज़ें आप किस तरह चलाते थे? उस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें थी? देखिए, बिजनेस के तौर पे आपने क्या कुछ अचीव किया? नहीं उस वक्त हम लोग तो एक हमारे फादर एक अध्यापक थे और हम लोग अपनी खेती का काम देखते थे। तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद हमें लगा कि हमने देखा कि बहुत ही आम आदमी का आप तहसील में थाने में जाने पर बहुत उनको समस्याएं पैदा होती थी बिल्कुल। और बहुत अपमान होता था। तो हमको महसूस हुआ और हम लोगों ने इस संगठन के माध्यम से उस गांव के गरीब और कमज़ोर को ताकत देने का काम किया। और जब ऐसा नहीं था, अभी कोई पैसे वैसे की बात ही नहीं थी, खेती करनी और खेती से पैसा कमाना था। तो हम लोगों को लगा कि जब हम जाते थे समाज के बीच में तो सुनते थे कि भाई तहसील में काम नहीं सुनता कोई, थाना तहसील थाने के अंदर पुलिस वाले सम्मान नहीं देते गांव के आदमी को। तो हमने इसको लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की और वो आंदोलन हमारा इतना चला कि उसमें हम लोगों ने लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया। थाने और तहसील में उनके काम कराने के लिए हमारा कार्य करता जाता था। और एक घटना तो ऐसी घटी, मैं आपको बताऊं तिवारी जी, कि उसमें ना एक रिश्वत के चक्कर में एक मजदूर थे, उनके काम को नहीं करे तो उनकी फाइल रुकी हुई थी। हमने कहा इन्होंने भी दोषी है, इन्होंने रिश्वत लिए, इनको भी इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो, हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। तो ऐसी स्थितियां बनी और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है नहीं, और इतना संघर्ष किया कि जो किसान के बेटे थे जिनकी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है वो जा रही है, उनके लिए रोज़गार दिलाने के लिए हम लोगों ने चक्का जाम किए, हम लोग जेल गए। और आज भी ग्रेटर नोएडा में इन गांवों में सबको रोज़गार मिले, आज बच्चे काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो सफ़र जो हमने शुरुआत किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम राजनीति में जाएं, बस ये था कि जो जुल्म हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का हमारा काम था। और जब हम इस सफ़र में आगे बढ़े तो हमें लगा कि ये राजनीति से ही इसका मामला सुलझ सकता है, और इस पे हमने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए और उसमें आज हम उसी स्थिति में चल रहे हैं। पिताजी आप बता रहे हैं कि पिताजी आपके शिक्षक थे। जी जी जी। तो शिक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक चली? किस दौर में, किस स्कूल में आप रहे? उस पर थोड़ा-सा बात करिए। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो राजनीति की जब बात होती है तो एक मजबूत राजनेता कहीं न कहीं अगर शिक्षा के अभाव में है, जी जी। तो तमाम जो है विसंगतियों से उसको गुजरना पड़ता है। एक बिल्कुल। विधानसभा के ही एक बड़े नेता रहे मैं आपको बताना चाहूँगा देवमण द्विवेदी सुल्तानपुर से विधायक रहे थे बीजेपी से। जी जी। तो काफ़ी जो है वो आईआरएस भी थे, इंडियन रेलवे सर्विसिंग में भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी। तो उन्होंने एक कविता जो है वो लिखी थी कि राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। तो यानी कहीं न कहीं अगर जो है देखा जाए तो पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए भी थोड़ा-सा जो है एजुकेशन का लेवल बहुत मायने रखता है। कहाँ तक आपकी शिक्षण नहीं प्रणाली देखिए, कहाँ तक पहुँची? जो है ये मैं आपको बताऊं, विजय सिंह पथिक जिन्होंने गुलाम भारत में संघर्ष किया, और वो एक पत्रकार थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, बुलंदशहर के रहने वाले थे, और उन्होंने बिजौलिया जैसा आंदोलन चलाए। हमने उनसे प्रेरणा ली है नहीं। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो एक ही जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। हमने उनको आदर्श माना विजय सिंह पथिक को, और उन पर हम लोग उन्हीं की उस विचारधारा पर काम किया। वो हमारे आदर्श आज भी हैं, विजय सिंह पथिक। तो उस पर हम लोग चले। जहाँ हमारी शिक्षा की बात आती है, तब यहाँ आसपास स्कूल नहीं थे। हमारा गांव कासने के पास पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ आज सदर तहसील है, राढ़ा गांव है मेरा। तो हम लोग पैदल चलकर करीब 3 किलोमीटर कासना आते थे। वहाँ एक स्कूल था, अमीचंद इंटर कॉलेज, वो उसमें जाते थे, और वो भी उसमें भी कम साधन नहीं थे, नीचे बैठते थे। फिर कुर्सियाँ मेज लकड़ी की आनी शुरू हुई, तो गांव के आसपास के लोग पैसा इकट्ठा करते थे। तो हम लोग रोजाना 2.5-3 किलोमीटर पैदल आना और पैदल जाना। तो वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद फिर हम लोगों ने इंटर की मंडी श्यामनगर से, और फिर हम लोगों ने ग्रेजुएशन की सिकंदराबाद से। तो चूँकि हमारे गांव से बहुत दूर शिक्षा के वो थे, और साधन नहीं थे, गांव में बिजली भी नहीं थी, गांव के लिए सड़क नहीं थी। तो उस स्थिति में हम लोगों ने जो है प्रयास किया। हमारे पिताजी अध्यापक थे,
तो उन्होंने हमारी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया और हमें वहाँ तक पहुँचाया, जबकि गांव में उस वक्त इतने भी बच्चे नहीं पढ़ते थे। पॉलिटिकली जब से आप एक्टिव हुए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो तमाम चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। आपको क्या कुछ लगा कि राजनीति में जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, इसमें ये सब चेंजिंग होनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए? आपने जो अब तक देखा, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तमाम पार्टियां जो है टिकट के लिए लोगों से जो है पैसों की डिमांड करती हैं। फिर राजनीतिक परिवेश भी उस हिसाब से हो गया है। तमाम जगहों पर आप भी ये देखते सुनते होंगे कि फला विधायक ने फला ठेकेदार से कमीशन के तौर पर 50% 60% का जिक्र किया। और नॉर्मली जहाँ तक मैं देखता हूँ, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लोग देते भी हैं तभी उनको टेंडर मिल पाता है और उसी हिसाब से काम भी होता है। गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं हो पाती है और राजनेता भी दबे मन से या कैमरे के पीछे उस अपनी मंशा जाहिर ही कर देते हैं कि आज के समय में चुनाव इतना महंगा हो गया है कि बिना इसके सर्वाइव कर पाना ही मुश्किल है। तो ये विसंगति कैसे दूर की जाए, इसके लिए आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने तो शुरुआत इस बात को लेके की थी कि जब हम अपने देखते थे हमारे यहाँ प्राधिकरण आ गए, ग्रेटर नोएडा नोएडा बन गए, तो जब हमें वहाँ लगा कि जो आम आदमी है, जो सफाई कर्मी हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में एक सफाई कर्मियों का मामला था, सफाई कर्मी अपनी मांग कहते थे, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट को दे रखा था प्राधिकरण ने, तो उनकी तनख्वाह नहीं देते थे टाइम पर ठेकेदार, उनसे कमीशन वगैरह लिया जाता था। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, देहात मोर्चे के बैनर पर हम लोगों ने उनसे लड़े, और केवल इसलिए कि भाई इनके साथ अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। उसके खिलाफ हमने कई बार आंदोलन किए और उनको उनका हक दिलाया। आज तो वो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है उसमें रोजगार मिल गया, नौकरियां मिल गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, अभी अथॉरिटी को उन्हें करना है। तो जितने सफाई कर्मी थे सबको हमेशा उनके लिए हम लड़ाई लड़ते थे और उनका पूरा जो है हक दिलाते थे। कमीशन खोर लोग या ठेकेदार उनके साथ अन्याय नहीं कर पाता था। तो हमारी शुरुआत यहाँ से थी कि गरीब और कमज़ोर को अगर कहीं सताया जाएगा तो हम लोग लड़ते थे। इन प्राधिकरणों के खिलाफ कई बार हम लोग लड़े हैं और हमारी शुरुआत ही राजनीति की यहाँ से हुई थी। अब भाई हम जो पुलिस प्रशासन के द्वारा तहसील या थाने के अंदर या प्राधिकरण द्वारा गरीब या कमज़ोर की बात ना सुने, किसान की बात ना सुने। किसानों के लिए हम कई बार जेल गए हैं, आंदोलन किए हैं। रोज़गार दिलाने के लिए कंपनियों में हम उसमें भी कई बार जेल गए हैं कि बच्चों को रोज़गार मिले उनको। भाई अगर इनकी ज़मीन जा रही है तो उसके बदले में उनको रोज़गार मिलना चाहिए। ये तो भूमिहीन भी हो गई और इनको कुछ मिला नहीं। तो इन चीज़ों पर हमारा रहा है। और जो शिक्षा के हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने, हमने लड़ाइयाँ लड़ी कि भाई यहाँ पे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, गरीब हैं, भूमिहीनों के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रोज़गारों में प्राथमिकता दी जाए। यानी एडमिशन जो हों, दाखिले हों, उनमें भी प्राथमिकता दी जाए रोज़गार के साथ। तो उस पर काम हुआ और हमारा मकसद जो ना, देखिए भाई साहब, शुरुआत में ही जो हमारा उद्देश्य ही एक था कि जो जहाँ अन्याय हो रहा हो, जहाँ अत्याचार हो रहा हो, जहाँ जुल्म ढाए जा रहे हों, उनके खिलाफ हम लोग लड़ते थे। और हमने वो लड़ाई 2000 तक, 2000 के बाद भी 2005-06 तक हमने वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम लोग राजनीति में आ गए, वोट बैंक की लाइन में आ गए और उसमें हम आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जब हमें एक विचारधारा हमें पसंद आई, क्योंकि हम एक विचारधारा के व्यक्ति थे, इसीलिए हम डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ गए। डॉक्टर संजय निषाद जी एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और उनका निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम, हम इसी पे आएंगे। इसके पहले हमारा एक सवाल आपसे है। 2007 में जब आप जिक्र कर रहे हैं कि 2007 से आप जो है पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए, तो 2007 में जहाँ तक मुझे जानकारी है उस वक्त आप कांग्रेस के साथ थे। जी। फिर कांग्रेस के बाद आप कभी बीएसपी में आए। जी जी जी। बीएसपी के बाद फिर आपने कभी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। नहीं, फिर अब इस वक्त जो है आप निषाद पार्टी के साथ में हैं। समय समय पर आपने जो है तमाम राजनीतिक संगठनों से या राजनीतिक पार्टियों से अपने विचार अलग किए, या कुछ उस तरह की परिस्थितियां बनी जिसके चलते आपने जो है उनको अवॉइड करना ही सही समझा? क्या कुछ चीज़ें रहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ऐसा सोचते हैं कि जब हमें उस तरह का मौका ना मिले तब हम पार्टी बदल दें तो थोड़ा सा जो है राजनीतिक हमारा जो है दबदबा भी बना रहता है, वर्चस्व भी बना रहता है और चीज़ें भी बेहतर हो जाती। नहीं, हमारी ऐसी सोच नहीं थी। एक्चुअली है क्या, हम लोगों ने तो हमेशा जो ना, हमारा
हमारी एक विचारधारा थी, हमारे जो संगठन की विचारधारा थी, उसी विचारधारा के हम साथ रहे। मैं कांग्रेस में रहा, 2007 में मैं कांग्रेस में रहा, तो वो विचारधारा थी भाई हम लोगों का एक सीधा था, गरीब कमज़ोर की आवाज़ बनकर हम लोग बोलेंगे, है नहीं, हम धर्म और जातिवाद के खिलाफ हैं। और उसी विचारधारा के तहत हम लोग उसमें आए और उसके बाद बसपा में आए, तो दोनों विचारधाराएं समान थी। कांग्रेस से अलग क्यों मैं हुए? कभी समाजवादी में तो नहीं गया, जी। लेकिन इतना जरूर रहा कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त जो है मैंने काम किया था, मुझे सपोर्ट भी किया उन लोगों ने, लेकिन मैं कभी समाजवादी में नहीं गया। हाँ, कांग्रेस में रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा प्रत्याशी में रहा हूँ, लेकिन वो विचारधारा जो कांग्रेस की और बसपा की में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। और इसीलिए जब मैं इसके बाद हम इसको छोड़ने के बाद अगर हम आए तो डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ इसलिए आए कि समान विचारधारा है उनकी भी। ठीक है, दिक्कतें क्या थी वहाँ कांग्रेस में और बीएसपी में? क्या मेन कहीं न कहीं वहाँ से अब तो धीरे-धीरे जनाधार भी उस हिसाब से खत्म होता चला जा रहा है। बीएसपी के साथ में लोग तमाम जो है कैमरे के पीछे जिक्र भी करते हैं कि बहन जी उस समय जो है टिकट के नाम पर धन उगाही बहुत तेजी से करती थी। सच्चाई है? देखिए, मैं इस पे तो आप लोगों ने सुना है और है, ऐसी चर्चा है, लेकिन मैं चुनाव ही नहीं लड़ा तो मैं कह नहीं सकता। मैं वहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं तो मैं उनके लिए कैसे क्या कहूँ, बहन जी के लिए। कभी कुछ बात हुई थी टिकट के लिए? नहीं, टिकट की बात थी और मैं प्रत्याशी भी उन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में टिकट कट गया। बहुत सारे पार्टी पश्चिम के ही एक नेता बड़े नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने तमाम रिकॉर्डिंग्स भी ऑडियो वायरल किए थे। नहीं, इसमें तो बहुजन समाज पार्टी के इसका जवाब देंगे। मेरे टाइम तो शमसुद्दीन राय थे। मेरा उसमें रहा कि उनका अपना था, वो मैं ज़्यादा समय उसमें नहीं रहा, है नहीं, तो इस पर मैं बहन जी के विषय में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, है नहीं। एक विचार पार्टी, एक कैडराइज पार्टी है वो, और आज पार्टी तो बहुत ही नुकसान में है, तो इसलिए उस पर तो मैं तो इस टाइम डॉक्टर संजय निषाद के साथ हूँ। और मेरी जो विचारधारा है, डॉक्टर संजय की जो विचारधारा है, और मेरी भी वो विचारधारा जिस दल से मैंने स्टार्टिंग से, जिस संगठन से मैंने काम शुरू किया, उसी विचारधारा की पार्टियों के साथ ही मैं जुड़ के यहाँ तक आया हूँ, है नहीं। ना ही मैं, देखिए, ना तो मैं भाजपा में गया, मैं संजय निषाद जी के साथ हूँ और रहूँगा हमेशा, यानी उनकी और हमारी विचारधारा समान है। और हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि भाई हम उस विचारधारा से, जिससे हमने शुरुआत की थी अपनी लाइफ में, राजनीति की शुरुआत की थी, मैं उसी विचारधारा के साथ अभी चल रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कब आप उनसे मिले? कब ऐसा लगा कि अब हमको जो है हमारी विचारधारा कुछ डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ कुछ मैच कर रही है, हमें अब इनके साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, बहुत समय पहले एक हमारे मित्र थे, उन्होंने SBM चलाया था, संयुक्त भागीदारी मोर्चा, और उसी के माध्यम से RP पांड्या जी थे, तो उन्होंने और हमने मिलकर उसका शुरुआत की, और उसी में डॉक्टर संजय निषाद जी थे। तो उनकी पूर्वांचल की जिम्मेदारी उनके पास थी और पश्चिमी अंचल की जिम्मेदारी कब की बात है सर ये तो सब इन्हें तो करीब हो गए 12-13 साल हो गए जी। ये 2007 के आसपास की, 2008 की बात है। 2008 यानी लगभग 18 साल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक शुरुआत हम लोगों ने की थी, और मुझे मालूम है मैं और RP पांड्या जी जाते थे तो गोरखपुर के अंदर संजय निषाद जी गांव में ले जाकर हमसे मीटिंग करवाते थे, और खुद भी जाते थे और अपने घर पर हमको भोजन खिलवाते थे, घर पर ही भोजन खिलवाते थे। हम लोग वहाँ रुकते थे, गांव-गांव में मीटिंग करवाते थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि RP पांड्या जी हमारे कुछ समय बाद हमारे बीच में नहीं रहे, वो चले गए। उनके जाने के बाद उन्होंने उधर आंदोलन शुरुआत कर दिया और हम लोग इधर राजनीति करे गए। मैं लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से बन गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पे किया, और रेल रोको आंदोलन था, समाजवादी की सरकार थी। 2014 की बात है शायद। जी हाँ, मुझे ध्यान नहीं है, 2014 की बात है।
तो उस आंदोलन में गोली चली समाजवादी सरकार थी, और उसमें एक व्यक्ति मारा गया जो संजय निषाद जी के ऊपर लेट गया उनकी जान बचाने के लिए, और कुछ लोगों के भी और भी गोलियां लगी, चोटें आई, बच गए लोग। तो उस आंदोलन के बाद डॉक्टर संजय निषाद जी का एक बड़ा चेहरा उभर के आया, और मैं हमेशा इनके जब भी संपर्क में रहा, लेकिन वो उधर की राजनीति ये लोग करते रहे। और उसके बाद जब भी डॉक्टर संजय निषाद जी इधर आते थे तो मुझे फ़ोन करते थे, कहाँ हो, और मैं भी, मुझे मालूम पड़ती थी कि वो आए हुए, तो मैं भी फ़ोन करता था। तो वो आते थे घर पे, हम लोग बैठते थे, खाना खाते थे, चाय वगैरह पीते थे साथ, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा। फिर बाद में अब जो पीछे ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद तो मेरी बातचीत हुई, वो बोले तुम लखनऊ आ जाओ, और लखनऊ जाके उन्होंने मुझे कहा कि बताइए क्या जिम्मेदारी चाहिए। मैंने कहा जी बताओ आप जो ठीक समझो। तो उन्होंने मुझे पश्चिम का प्रभारी बना दिया और मुझे जिम्मेदारी दी काम कीजिए। तो हम लोग तभी से आज तक काम तक रहे। मैंने तो कहा भी था, मका जी अब इच्छा नहीं, अभी बहुत समय है और काम करिए। तो हम लोग जभी से इसमें निषाद पार्टी में जुड़ गए, और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिले के अंदर हम लोग जाते हैं, और जितने भी हमारे कश्यप निषाद समाज के लोग हैं उनके साथ साथ गुर्जर समाज के भी हर गांव में, हर जिले के अंदर जो मंडल के अंदर गांव होते हैं, मैं सब में जाता हूँ, मिलता हूँ, रुकता हूँ गुर्जरों में। अगला सवाल हमारा यही है सर, गुर्जरों की आप बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है गुर्जर समाज का, और आप भी गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं जी। आपके आने के बाद संजय निषाद जी की पार्टी में गुर्जर वोटर्स कितना जुड़ पाए? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष का प्रभाव तभी साफ समझ में आता है जब उसके चलते उसके समाज के लोग जिस पार्टी से या जिस नेतृत्व से वह आदमी जुड़ा हुआ है उसके संपर्क में आना शुरू कर दें, तभी उसका जो है राजनीतिक रसूख उस तरह से दिख पाता है। तो उसके लिए आपने किस तरह से कामकाज किया? और कहीं न कहीं जो ये 5 अप्रैल को आप लोगों ने जो एक बड़ी रैली की, कहीं न कहीं अगर इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने देखा तमाम उसमें जो है अलग अलग जगहों से इस पूरे पश्चिमांचल से निषाद पार्टी की इस रैली को सफल बनाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर अपनी जो है हिस्सेदारी यहाँ पर दिखाने के लिए नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम में पहुँचे। तो क्या कुछ चीज़ें रहीं, कितना मजबूत आप यहाँ पर खुद को समझते हैं, और आपके आने से कितना गुर्जर वोटर्स जुड़े हुए हैं निषाद पार्टी से? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो पिछली सरकारें रहीं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, तो कभी गुर्जर वोटर्स इधर खिसकते थे, कभी उधर खिसकते थे। अब निषाद पार्टी में वो कितना जो है स्टेबलाइज होकर रुक रहे हैं? देखिए, निषाद पार्टी का ये 5 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ, सृष्टि की रचयिता महर्षि कश्यप जी की जयंती थी। उस जयंती पर ये प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हमने इसको नारा दिया था कि गुर्जर कश्यप एकता महासम्मेलन का नाम दिया जी। और उस नाम के अनुसार ही लोग आए। और महामना डॉक्टर संजय निषाद जी भी गुर्जरों में गए, गांव-गांव गए। उनके बेटा प्रवीण निषाद जी वो गुर्जरों के गांव-गांव गए, और गांव में जहाँ-जहाँ गाँव में गए उन्होंने कहा कि भाई हम इसलिए आप हमारे साथ आओ कि आपके महापुरुष हैं। महापुरुषों को, जैसे सम्राट मीर भोज हमारे महापुरुष हैं, और उनके नाम से एक डिग्री कॉलेज दादरी के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक यूनिवर्सिटी बनवाएंगे जी। और इसके लिए दादरी में विश्वविद्यालय बने। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उन्होंने फिर दूसरा एक और बहुत बड़ी बात की जो किसी और पार्टी ने नहीं कही। ये बात किसी ने भी नहीं की, केवल जो है डॉक्टर संजय निषाद जी ने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई विजय सिंह पथिक जो आज़ाद गुलाम भारत में अंग्रेज़ों से इतने लड़े और एक पत्रकार थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना संघर्ष किया कि बिजौलिया आंदोलन इतिहास का, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन था जो उनके द्वारा किया गया। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए हम कहेंगे, उसकी शुरुआत हम करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि धन सिंह कोतवाल जो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई,
उनको मेरठ का नाम ही जो है धन सिंह कोतवाल के नाम से होना चाहिए। तो ऐसी मांगों को उन्होंने गुजर समाज में जहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ें हो और निषाद पार्टी के एजेंडा में ये चीज़ें होंगी। निषाद पार्टी हमेशा आपके महापुरुषों के लिए इन चीज़ों का हमेशा हमारे एजेंडा में होगी और हम इनको तब भी हम जो है इसको कराने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं और इसको हमेशा उठाएंगे। निषाद पार्टी की एक चीज़ और हम निषाद पार्टी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो डॉक्टर संजय निषाद जी समय समय पर जो है आंदोलित रहते हैं। मैंने देखा है कि बीजेपी के खिलाफ भी वो मुखर हो जाते हैं अगर उनके हक की बात उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमारे समाज का शोषण हो रहा है या यहाँ पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी मुखर होने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। आपने क्या कुछ चीज़ें समझी? अभी बीचे काफ़ी जो है कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर आई थी, फपक फपक कर कैमरे के सामने रो रहे थे। क्या कुछ चीज़ें हैं? क्या उस तरह से चीज़ें हो नहीं पा रही जिस तरह से वो चाहते हैं, या इस बार का 2027 वाला जो चुनाव है कुछ इसमें बड़ा फेरबदल होने की भी संभावना है? आपको क्या कुछ लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं जी। और उनके साथ हमारी पार्टी का जो संबंध है वो भगवान श्री राम और गुहराज निषाद जी का जैसा है। उन्होंने हमेशा भगवान श्री राम के साथ गुहराज निषाद जी रहे। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की दोस्ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम हमेशा जो है ना, संजय निषाद जी ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी और एससी एसटी की लड़ाई लड़ते हैं। वो हमेशा ओबीसी समाज, गुजर ओबीसी में आता है तो गुजरों के महापुरुषों पर उनका ध्यान है। एससी एसटी के जो वो डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा को पसंद करते हैं, हमेशा वो उस पर काम करते हैं। तो ओबीसी और एससी एसटी पर काम कर रहे हैं और वो जहाँ भी इनके साथ कोई भी जुल्म होता है तो वो आवाज़ बनकर, चाहे वर्तमान में सहयोगी दल हो, उनके सामने भी उठाते हैं कि भाई उनका हक और उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये एक उनकी विशेषता है। सवाल है जो रैली का मामला है कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा जो फपक फपक कर रोए। देखिए, वहाँ पे उन्होंने इतनी भीड़ आ गई रैली के अंदर कि इतनी आ गई जो सीमा से ज़्यादा हो गई और इतने लोग आए तो उन्होंने देख के भीड़ को भी इतने खुश हो गए और वो अपने समाज से यही उन्होंने कहा कि भाई आप लोग संभल जाओ। जहाँ चूंकि मछुआ समाज के आरक्षण की उनकी मांग लगातार चल रही है और आज भी वो मछुआ समाज को आरक्षण मिले उसके लिए पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं उसके दिलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इकट्ठे हो, जितनी संख्या में आप आए हो, मुझे उम्मीद से ज़्यादा आप लोग आए हो और मैं खुश होकर, उनके आंसू निकल आए, वो रोल लगे खुशी में। तो उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था, वो खुशी में उनके आंसू निकले और खुशी में वो रोना शुरू हुए। बाकी उनका मकसद था अपने लोगों को जितनी संख्या में जागरूक हुए और जागरूक हो और इकट्ठे हो जाओ, अपनी पार्टी का ध्यान करो और अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक हो जाओ आप। तो इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो कोई ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो रोने का कोई और कारण नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद ने अपना जो है एक रसूख दिखाया, अपना जो है राजनीतिक दबदबा दिखाया कि जिन 15 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी डिफीट कर जाती थी, उन 15 सीटों को लिया और 11 सीटों में जीत हासिल की। अभी 2027 के चुनाव में क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये ग्राफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ने वाला है? क्योंकि ये सेक्टर 21 वाली जो ये रैली थी, ये जो महा स्टेडियम में उमड़ा जो जनसैलाब था, क्या कुछ संकेत करता है इस बार जो है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप लोग सीटों की डिमांड करेंगे? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं, अनुभवी नेता हैं। ये तो तय उन्हें करना है कितनी सीटें मांगनी है, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से निषाद पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और डॉक्टर संजय निषाद जी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें उसी के साथ साथ जो गुर्जर समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ की बहुत संख्या है, 50% है, वो तेजी से इनके साथ जुड़ेगा और जुड़ रहा है। इस रैली से सिद्ध हो गया कि गुर्जर समाज बहुत ताकत में उनके साथ आ रहा है। और गुर्जर समाज आने का एक कारण भी है कि जो दादरी के अंदर सम्राट मीर भोज के नाम से यूनिवर्सिटी
बनाई जाए, ये मांग भारतीय गुर्जर परिषद के द्वारा रखी गई, जो डॉक्टर संजय निषाद जी को लिखित में उन्होंने दिया है कि भाई ये है, तो उन्होंने उसको स्वीकार करा है। और ऐसी पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय निषाद जिन्होंने 3-4 मांगों की बात उठाई है कि धन सिंह कोतवाल जी को शहीद हैं, उनके नाम पर मेरठ का नाम रखा जाए, विजय सिंह पथिक को भारत रत्न दिया जाए, सम्राट मीर भोज के नाम से यूनिवर्सिटी दादरी के अंदर बने। तो गुर्जर समाज को यही तो चाहिए। और इसके लिए अगर इन मांगों को लेकर माननीय संजय निषाद जी ने जो आश्वासन दिया है भरी रैली के अंदर कहा है, और वो कर भी रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो इनको लेकर चल रहा है, तो गुर्जर समाज बहुत तेजी से इनके साथ जुड़ेगा। और आने वाला चुनाव 2027, ये तो हम गठबंधन के हिस्सा हैं, ये तो तय बड़े नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, वो तय करेंगे। लेकिन पार्टी निषाद पार्टी चुनाव लड़ने के लिए लड़ी है, चुनाव लड़ेगी। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी है निषाद पार्टी, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, साथ ही साथ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, और अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है अपना दल। इन तीनों सहयोगी पार्टियों का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक अपना दमखम रहता है कि हाँ ओबीसी वोटर्स इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसके चलते जो है कोई भी राजनीतिक दल इनको जो है अपना साथी बनाने में कोई गुरेज नहीं करता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी की बात की जाए तो ये चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर या डॉक्टर संजय निषाद, इन चारों में सबसे बेहतर नेता आपकी निगाह में कौन है और क्यों? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद ही सबसे बेहतर नेता है। वो लगातार उनके पास एक विचारधारा है और लगातार काम करने वाली उनके पास टीम है। हजारों कैडराइज लोग हैं जो लगातार काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। वो निषाद पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं। पूर्वांचल में निषाद पार्टी आज भी नंबर 1 पर है, और पश्चिमांचल में निषाद पार्टी ने इतने पैर जमा दिए हैं कि जिसका आने वाले समय में आप लोगों को सब दिख जाएगा। जयंत चौधरी वाली जो पार्टी है लोकदल, उससे भी ज़्यादा मजबूत के रूप में ये पार्टी आगे बढ़ेगी। पश्चिम का आप देखिए, हम हर जिले में जाते रहते हैं, और प्रभारी होने के नाते तो मैं देखता हूँ कि कश्यप, मल्हा, धीवर, प्रजापति समाज बहुत तेज़ी से इनके साथ जुड़ रहा है, और उसी कड़ी में आज गुर्जर भी बहुत तेज़ी से इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, जो इनकी विचारधारा को पसंद करता है। तो ये पश्चिम में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ये पार्टी खड़ी होगी, और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में पश्चिमी अंचल में निषाद पार्टी के बिना गठबंधन के कोई भी सरकार बना जाए या एमएलए एमपी बना जाए, बहुत वो होगा। क्योंकि जो कैडराइज लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, उनका काम तेजी से 2027 के पहले ही 2026 में यूपी पंचायत चुनाव भी होना है। तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ में 2027 चुनाव में इस बार कितनी मजबूती के साथ बीजेपी का आप लोग साथ देंगे? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पटकथा बताती है, उसमें 5 सालों के बाद किसी का रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी तो 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। नहीं, हम तो एक गठबंधन के हिस्सा हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ हिस्सेदारी है हमारी। ये तो हमारे नेता महामना डॉक्टर संजय निषाद तय करेंगे भविष्य में, लेकिन ऐसा नहीं है दोबारा गठबंधन दोबारा रिपीट होगा, दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की मिलकर बनेगी। 12 का आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, साफ तौर पर निषाद पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभार संभाल रहे हैं, जिम्मा संभाल रहे हैं। नोएडा सेक्टर 21 में एक बड़ी जनसभा के जरिए इन्होंने दिखाया कि किस तरह से डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी तेजी से, मजबूती से पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपी के हर कोने में अपना दम दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए लगातार जो है ये लोग डॉक्टर संजय निषाद के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और डॉक्टर संजय निषाद भी इनको भाई का दर्जा देते हैं, जैसा हमने देखा है, सुना है। और तमाम जगहों पर इन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर साथ में आती है, तो आपसी सहमति भी इनकी लगातार बनी हुई है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।